us start. Hi everyone, I am Isha from टाइमिंग के लिए। जो आज हमारा टॉपिक है, हमने करना है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सबको पता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं डायरेक्ट खोल देती हूँ यहाँ पर। तो आज जो हमारा है, हमने करना है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, दैट इज 1882। ऐसे ही सबको पता है, इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी की ट्रांसफर की बात करी है। प्रॉपर्टी की ट्रांसफर हमने पहले देखना है कि हमारे पास प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की होती है। जनरली हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो दो तरह की होती है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। एक्चुअली मेरे पास ड्राफ्ट नहीं है, मैं या तो बनाकर भेज दूंगी ग्रुप में आफ्टर दिवाली ब्रेक, या मतलब अभी जैसे भी टाइम लगेगा कन्वीनियंट होगा मैं ग्रुप में डाल दूंगी। हाँ, अभी जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जनरली मैं बोर्ड पे बना देती हूँ जब तक। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। इसके अंदर फिर से फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल। जो हमारा टीपीए है गवर्न करता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज को, और मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए जो हमारे पास एक्ट है वो उनको गवर्न करता है, दैट इज सोगा। ऐसे क्यों है? देखो, सबसे पहले हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, सोगा, एसओजी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, इससे पहले, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये हमारे पास 1882 का है। इससे पहले हमारे पास था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर? जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते थे तो हमने देखा कि हमारे पास जैसे सोगा इनिशियली पार्ट था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो हमने मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग से एक एक एक्ट बना दिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसके अंदर हमने सब कुछ डिफाइन कर दिया कि मूवेबल प्रॉपर्टी की गुड्स कैसे होंगी, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू होती है यहाँ पर, बड़ी वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि लिए ऑलमोस्ट जो ऐसी वैल्यू, ऐसी प्रॉपर्टी जिनकी वैल्यू मोर देन 100 है या जिनकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, उनके लिए हमारे पास फिर से कोई एक्ट नहीं था। तो हमने उसके लिए देखा कि हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ जाएंगी, तो इसके लिए हमने टीपीए एक्ट बनाया, 1882 में हमारे पास बन के आया, जिसके हमारे पास इनेक्टमेंट डेट क्या है, 17 फरवरी 1882। और इसके बाद इसकी हमारी एनफोर्समेंट डेट क्या है, 1 जुलाई 1882। क्लियर हुआ इतना? हमने सबसे पहले देखा हमारे पास प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर्टी के बाद आपने ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर क्या करोगे आप? प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमारे पास ये दो टाइप्स की होती हैं जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, एक होता है एब्सोल्यूट ट्रांसफर और एक होता है जनरल स्पेशल ट्रांसफर। एब्सोल्यूट ट्रांसफर में जनरली क्या होता है ना, यहाँ पर आपके ये राइट्स डिफाइन होते हैं जहां पर प्रॉपर्टी को आप परमानेंट नेचर के लिए डिस्पोज ऑफ करोगे, या ये बताएंगे कि पीरियड क्या है, आपने परमानेंट ट्रांसफर करी है क्या टेम्परेरी ट्रांसफर करी है।
इस एब्सोल्यूट भी बोल देते हैं और जनरल भी बोल देते हैं। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं कि परमानेंट नेचर की है और ये टेम्परेरी। अब परमानेंट नेचर की प्रॉपर्टी कैसे होगी, जैसे आपने सेल कर दिया, ठीक है, गिफ्ट कर दिया, इसमें हमारे पास एक्सचेंज भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एब्सोल्यूट ट्रांसफर है, जनरल ट्रांसफर। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल ट्रांसफर, मतलब कि यहाँ पर आपने अपने राइट को ट्रांसफर तो किया है बट एक टेम्परेरी पीरियड के लिए ही है। तो टेम्परेरी पीरियड के लिए जैसे कि अब आपने, हमारे पास मॉर्गेज है, आपने किसी के पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी है तो हमें पता है स्पेसिफिक टाइम के बाद मेरे पास प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी। ऐसे ही आपने लीज किया है, लीज पे भी हमारी प्रॉपर्टी जो है वापस आ जाती है। यहाँ पर आप मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पर भी मूवेबल इमूवेबल दोनों को कंसीडर कर सकते हो। अगर हम मूवेबल को देखें तो इसमें प्लेज भी हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है क्या। जनरली हमने देखा कि पहले प्रॉपर्टी क्या चीज है, प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की होती है, उसके बाद ट्रांसफर कि आपने यहाँ पर ट्रांसफर को क्या करना है, परमानेंट ट्रांसफर करनी है कि टेम्परेरी ट्रांसफर करनी है, ठीक है? ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब हमने देखना है इसका प्रियम्बल। प्रियम्बल में देखो क्या लिखा है, whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law regarding the transfer of property by the act of parties, ठीक है, इतना ही पढ़ना है हमने। अब आप यहाँ पर देखो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो यहाँ पर आपने अंडरलाइन करने हैं, देखने हैं। यहाँ पर सबसे पहला आएगा डिफाइन, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर आपको डेफिनेशन के साथ साथ प्रोवाइडेड है, जैसे कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या चीज है, ये सब। ये रहा हमारा डिफाइन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अमेंड, कि आप यहाँ पर अमेंडमेंट्स बना सकते हो, रूल्स नए बना सकते हो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पता है कि हमें अपने लॉज को एज पर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, डायनेमिक सोसाइटी है, हमें चेंज करना पड़ता है। तो हमारे पास जो ये रूल्स हैं ये अमेंडेबल है, ठीक है। और उसके बाद ये है लॉ रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कि सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही एक्ट डील करेगा। जनरली जो प्रियम्बल होता है ना, वो एक एक्ट का पर्पस बताता है, ऑब्जेक्ट बताता है कि आपका जो ये एक्ट बनाया ना उसका पर्पस क्या है। अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं हो रही ना एक्ट में, आप उसके प्रियम्बल के साथ जाओ और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करो, दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात है। उसके बाद बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, अब हमने देखा है आपने प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर करनी है, बट बाय अब हम कैसे ट्रांसफर करेंगे। बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज ओनली तो टीपीए कमांड करेगा। अगर हम यूजुअली देखें हमारे पास ट्रांसफर बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट्स भी होती है, बाय विल्स भी होती है और बाय पार्टीज के थ्रू भी होती है। बट हमारा प्रियम्बल स्पेसिफिकली बात करता है कि यहाँ पर सिर्फ आपने बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज को ही इंक्लूड करना है। इसके लिए जो टर्म्स आती है दैट इज इंटर वाइवोस, ठीक है। लेटेंट टर्म, मोस्ट प्रेवलेंट टर्म। अब जो कोर्ट के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उसको हम बोलेंगे दैट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ।
हमने ऑपरेशन ऑफ लॉ को तो हमने इसमें कंसीडर ही नहीं करना, क्योंकि वो तो कोर्ट्स ने ऑर्डर दे दिए, वहां पर तो पार्टीज की किसी भी तरह से इंटरफेरेंस हो ही नहीं रही है, सब कुछ कोर्ट ने कर दिया है, हमें ना टीपीए की जरूरत पड़ी ना किसी और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ी। ऐसे ही जो विल्स है, विल्स भी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हिट गवर्न होनी है, क्योंकि ये एक पर्सन के मरने के बाद पिक्चर में आती है, बन तो पहले जाती है बट जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है वो बाद में हुई है, तो ये भी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है। और यहाँ पर पार्टीज, अब हम देखें तो यहाँ पर पार्टीज कौन सी हैं, पर्सन कौन कौन से होंगे, यहाँ पर सब तरह के इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, कंपनीज आ जाएंगी, ज्यूरिस्टिक पर्सन्स आ जाएंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशंस एटसेट्रा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कृतिका, आपको क्लियर है अभी तक जितना हमने किया? आगे देखो, इसमें अब ये नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि हम देखते हैं स्कोप क्या है, टीपीए का स्कोप क्या है। पहली बात तो ये हमारा नॉन एग्जॉस्टिव है, क्योंकि लिए एग्जॉस्टिव हमें पता कैसे चला कि जो टीपीए एग्जॉस्टिव है कि नहीं है। एग्जॉस्टिव अगर कोई चीज है ना तो उसके प्रियम्बल में वर्ड कंसोलिडेट यूज होता है। आप अब खुद देखो कि इसके प्रियम्बल में कहीं पर भी कंसोलिडेटेड वर्ड यूज हुआ नहीं हुआ, तो दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव एक्ट। ठीक है, ये लगता है ओनली बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, और ये हम इसको रीड विद करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ, रजिस्ट्रेशन एक्ट, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और देखा जाए तो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, सिविल लॉ का मैटर है, तो सीपीसी के साथ भी हम इसको गवर्न करेंगे। सीपीसी के साथ फिर अगर हम इसको गवर्न करें, सीपीसी के साथ इसमें लिमिटेशन भी आ जाता है। ठीक है, इसकी एप्लीकेबिलिटी मुस्लिम लॉ के ऊपर ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? अब हम देखते हैं स्कीम ऑफ टीपीए। जो हमारा टीपीए है कैसे डिवाइडेड है? ठीक है, जनरली टीपीए में हमारे पास सबसे पहले चैप्टर्स हैं, फिर सेक्शंस हैं, और उसके बाद हमारे पास एक शेड्यूल है। ठीक है, टीपीए में हमारे पास 8 चैप्टर हैं टोटल, 137 सेक्शंस हैं और एक शेड्यूल है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की बात करता है प्रिलिमिनरी मतलब इंट्रोडक्शन। सेकंड चैप्टर बात करता है ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। थर्ड चैप्टर हमारे पास है सेल्स। फोर्थ है हमारे पास एक मॉर्गेज। प्रिलिमिनरी में 1 से हमारे पास 4 तक सेक्शंस हैं, सेकंड में 5 से 53 तक है,
फिर नेक्स्ट हमारे पास सेल्स में 54 से लेके 59 तक है, 57 तक। 58 से हमारा मॉर्गेज स्टार्ट हो जाता है, जो हमारा चलता है 104 तक। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है 5th, दैट इज एक्सचेंज लीज। लीज हमारे पास है 105 से लेके 117। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास एक्सचेंज। ये हमारे पास है 118 से लेके 121। 8th चैप्टर है हमारे पास गिफ्ट। जी हाँ हाँ, तो फर्स्ट प्रिलिमिनरी है, फिर यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, थर्ड सेल है, 4 मॉर्गेज है, 5 लीज है, 6 एक्सचेंज है, 7 गिफ्ट है, 7 ही तो आया अभी हमने गिफ्ट, और 8th में हमारे पास है एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, अब देखो हमारे पास ना यूजुअली टीपीए में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम दो तीन, तीन से ज्यादा तो आने ही नहीं है। और हमारे पास ना सिंपल क्वेश्चन आता है बिल्कुल, यहाँ पर आपको सिर्फ पहचानना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है। जैसे हमारे पास सबसे पहले चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी है, सेक्शन 1 to 4, जिसमें सेक्शन 1 हमारा क्या कहता है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड। शॉर्ट टाइटल, एक होता है हमारे पास लॉन्ग टाइटल और एक होता है हमारे पास शॉर्ट टाइटल। लॉन्ग टाइटल क्या है, जो इस लाइन के ऊपर सबसे ऊपर लिखी हुई है ना, प्रीएम्बल के ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, एन एक्ट to amend the law relating to TPA by the act of parties, this is the long title जो preamble से ऊपर है, और नीचे this is the short title कि इसको आप usually क्या बोलोगे। this is the TPA 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। कमेंसमेंट ये कब आया पिक्चर में, 1 जुलाई 1882 को आया। उसके बाद इसका एक्सटेंड ये कहाँ तक एप्लीकेबल है, दिस इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडेड। जिस टाइम पे ये एक्ट बना था उस टाइम ये हमारे पास जो स्टेट्स पार्ट बी में मेंशन्ड थे, उन स्टेट्स में बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली, उस टाइम पे ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं था। अगर हम देखें जो प्रॉपर्टी है ना हमारे पास आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं लास्ट में, उसमें हमारे पास जो 7 शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, करंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जो प्रॉपर्टी है ना, ये कंकरेंट लिस्ट का मैटर है, तो इसके ऊपर स्टेट अपने लॉज बना सकती है और सेंटर भी अपने लॉज बना सकती है। तो बट ये है कि अगर स्टेट को जो भी लॉ बनाना है ना, वो इन कॉन्सोनेंस विद द सेंटर होना चाहिए। इनके पास पूरी की पूरी लेवरेज है कि ये अपने लिए कोई भी लॉ बनाए और अपने स्टेट में उस तरह से एप्लीकेबल करे। अब जो हमारे पास देखा जाए तो हरियाणा, इसमें हरियाणा का नाम नहीं लिखा हुआ, बट हरियाणा पे भी ये रूल्स लगते हैं। हरियाणा के एग्जाम्स में पेपर में नहीं आता टीपीए, बट रूल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं ना हरियाणा में, टीपीए के अकॉर्डिंग हाउ सेल हाउ मेड, मॉर्गेज कैसे होगी, राइट्स क्या है, ये सब। एक चीज हमने स्किप कर दी है कि जो हमारा टीपीए दैट इज अ सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, दिस इज बोथ। ठीक है, सब्सटैंटिव लॉ कैसे है, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन है सेल क्या है, मॉर्गेज क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, किस तरह की प्रॉपर्टी से हम डील कर रहे हैं। और प्रोसीजरल लॉ कैसे है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि सेल हाउ मेड की प्रोसीजर क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम पढ़ लेंगे। ऐसे मॉर्गेज हाउ मेड, मॉर्गेज की पार्टीज, सब कुछ इसके अंदर डिफाइन है। तो दिस इज बोथ एडजेक्टिव लॉ। ठीक है, हाँ। अब अगर स्टेट चाहती है तो ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन लगा के निकाल के अपना कोई भी पार्ट ऑफ द दिस एक्ट और होल ऑफ द एक्ट एप्लीकेबल करा सकती है उस सैड स्टेट पे। फॉर एग्जांपल अभी जैसे पंजाब लिखा हुआ है, पंजाब के ऊपर टीपीए गवर्न नहीं होता है, जो यूजुअली अगर हम देखें इसके हिसाब से पंजाब पे टीपीए नहीं लगता है। बट अब हम पंजाब, हमारे पास पंजाब जुडिशरी आ रहा है तो हम देखेंगे कि पंजाब में तो डीपीए आएगा। बट ये क्या है कि गवर्न तो हो नहीं रहा, बट पेपर में आ रहा है, रूल्स भी लग रहे हैं। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट। उन्होंने ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन देनी है कि फ्रॉम दिस एंड दिस डेट दिस पार्ट्स ऑफ द एक्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन द स्टेट। उन्हीं हिसाब से आपने सेल करनी है, परचेज करनी है, मॉर्गेज करनी है, एंड ठीक है।
ये जो हमारा सेकंड स्टैंजा है उसका मीनिंग है। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या लिखा है, नोटिफिकेशन, ये जरूरी नहीं है कि आपको परमानेंट लगाए ही रखना है, यहाँ पर स्टेट की मर्जी है, वो जब चाहे लगा सकती है, जब चाहे हटा सकती है। इसके बाद है सेक्शन 54, सॉरी, सेक्शन 54 पैराग्राफ 2 and 3 defines sale, 59 lease, 59 is mortgage, 107 is lease and 123 is gifts। तो इनके रिगार्डिंग एक स्टेट अपने रूल्स बना सकती है अलग से। जो ये हमारे सेक्शंस है ना सेल के रिगार्डिंग की, हमने हमारी स्टेट में सेल के क्या प्रोसीजर्स होंगे, मॉर्गेज के क्या प्रोसीजर होंगे, गिफ्ट के क्या प्रोसीजर होंगे। यहाँ पर ये है कि बस यहाँ इनको रजिस्ट्रेशन के साथ कॉन्जोनेंस में कि रजिस्ट्री करानी है कि नहीं करानी है, कितनी वैल्यू तक की प्रॉपर्टी को आप कैसे बेच सकते हो, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ तो होगा ही नहीं, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज ही होगा यहाँ पर सब कुछ। बट यहाँ पर स्टेट को लेवरेज दे दिया है कि इन जो वो सेल, मॉर्गेज, गिफ्ट और लीज अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पर अलग रूल होता है। कोई 10 साल के लिए लीज करता है, कोई 15 साल के लिए, कोई 100 साल के लिए कर देता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है डेफिनेशन क्लोज। डेफिनेशन क्लोज जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्लोज है। अब हमारे पास सबसे पहला है जो वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो सबसे पहले हमारे पास है इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी को समझने के लिए ना हेल्प लेनी पड़ती है एक तो रजिस्ट्रेशन एक्ट की, एक सोगा की, और एक हमारे पास जनरल क्लॉजेज एक्ट है। इन सब की इन तीनों को मिला के जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कंबाइंड होती है। अगर हम इसमें देखें, इसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास। ठीक है, बस ये सब नहीं आएगा इसके अंदर। तो इसका क्या मतलब है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये नहीं आएगा तो इनके अलावा बाकी सब इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगी। ऐसे ही हमारे पास जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन 3 क्लॉज 26 क्या कहता है कि आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होंगी। आप इसके साथ लिख सकते हो कि रीड विद जनरल क्लॉजेज एक्ट सेक्शन 3 क्लॉज 26 और एसआरए नहीं, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट और हमारे पास सोगा। ठीक है, तो वहां पर डिफाइन है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है प्रॉपर्टी बीनीथ द लैंड, प्रॉपर्टी ओवर द लैंड, और इसके जो हवा में है प्रॉपर्टी वो डिफाइंड है। और उन्होंने बोला थिंग्स बट इज अटैच टू अर्थ। ठीक है, समथिंग अटैच टू दैट इज अटैच टू अर्थ, मतलब कि एक ही स्ट्रक्चर ये हमारे पास अर्थ से अटैच्ड है बट इसको दरवाजे अटैच्ड है, तो हम बोलेंगे कि डोर भी हमारे पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट हो जाते हैं। मतलब अगर आपके पास इमूवेबल की डेफिनेशन आती है तो ये हमारे पास 4 जगह पर डिफाइन है, आप किसी पे भी जाके देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास ना 2 टर्म्स होती है, एक इंस्ट्रूमेंट और एक डॉक्यूमेंट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इंस्ट्रूमेंट तो होता है लीगल डॉक्यूमेंट और जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है वो कोई भी हो सकता है। अब आपने कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट बन जाता है जनरली। फॉर एग्जांपल हमने चावल के दाने पे कुछ लिखा, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। आपने दीवार पे कुछ लिखा, डॉक्यूमेंट, आप रीड कर सकते हो। बट इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी कुछ वैल्यू है इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, जो आपके कुछ राइट्स क्रिएट कर रही है, जिसके लिए हमारे पास एक वर्ड होता है कैडल। दैट इज क्रिएट, assign, declare, extinguish and the next is limited। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो मेरे राइट को क्रिएट कर रहा है, मुझे कोई नया राइट बना के दे रहा है। फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉपर्टी मैंने बेची है, मैंने किसी को प्रॉपर्टी बेची है, तो मेरा राइट एक्सटिंग्विश हुआ उससे और किसी न्यू पर्सन का राइट क्रिएट हुआ, तो वो डॉक्यूमेंट होगा इंस्ट्रूमेंट। ऐसे कोई ऐसा राइट मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से बाहर चली गई हूँ और मैंने अपनी पावर किसी और को दे दी, असाइन किया है कोई नया टास्क किसी अदर पर्सन को। फॉर एग्जांपल मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी ही दे दी कि मेरे भी हाफ पे आप मेरी जो लैंड के मैटर्स हैं आप देखोगे, तो वो भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है, उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब डॉक्यूमेंट इज ए वाइडर टर्म। इंस्ट्रूमेंट क्या है,
कन्फाइन हो जाते हैं कुछ लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स तक की, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी हमारे पास यहाँ पर है, और एक आप इसकी डेफिनेशन की हेल्प लेने के लिए आप इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में जा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है अटेस्टेड। अटेस्टेड का क्या मतलब है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उसको मोर रिलायबल बनाने के लिए अटेस्टेशन जरूरी होती है। उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें क्या लिखा हुआ है, जब दो पार्टीज के बीच में एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो वहां पर दो अनदर पर्सन जो उससे अलग हैं उनके वहां पर सिग्नेचर होने चाहिए कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट है इन दोनों अलग पर्सन की प्रेजेंस में एग्जीक्यूट हुआ था। उनको ये नहीं पता होगा कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, मैटर क्या है, बट ये है कि हाँ इस डॉक्यूमेंट के ऊपर इन्होंने सिग्नेचर किए हैं। हाँ, जिनके सामने उन्होंने वो एग्जीक्यूट किया है उनको हम बोलेंगे अटेस्टेड विटनेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रजिस्टर्ड। अब रजिस्टर्ड क्या है, यहाँ पर एज पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कराना है वो सब रजिस्ट्रेशन एक्ट में मेंशन्ड है। जैसे कि हमारे गिफ्ट डीड है, सेल डीड है, मॉर्गेज डीड है, टाइटल किसी भी तरह के, उन सबको हमने रजिस्टर कराना होता है। उनके लिए वैल्यू एक कंपलसरी वैल्यू है कि वो 100 से कम है तो ऑप्शनल है, 100 से ज्यादा है तो उनकी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद अब देखो अटैच टू अर्थ आ गया। ये अटैच टू अर्थ इज अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अटैच टू अर्थ आप किसको बोलोगे, समथिंग रूटेड इन अर्थ दैट इज अटैच टू अर्थ, दैट इज समथिंग एम्बेडेड इन द अर्थ, मतलब जिसको आपने धरती के अंदर गाड़ा हुआ। जैसे कोई बिल्डिंग बनाने के लिए हमें उसकी नींव पहले धरती को खोदना पड़ता है ना, उसको फिक्स करना पड़ता है, तो दैट इज एम्बेडेड इन अर्थ। आगे है अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड टू द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। अब इन्होंने बोला समथिंग अटैच्ड टू व्हाट दैट इज एम्बेडेड इन द अर्थ, जैसे अभी हमने डोर का एग्जांपल लिया था। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम भी हमारे पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एक्शनेबल क्लेम जनरली होता क्या है, जब आप किसी से पैसे बोरो कर लेते हो ना और उसके बदले में कोई भी सिक्योरिटी नहीं दे रखी आपने, आपका राइट है पैसे क्लेम करना, है ना। तो एक्शनेबल क्लेम के लिए ना हमारे पास 4 इसेंशियल्स होते हैं। सबसे पहले तो है कि फिक्स्ड सम ऑफ मनी। हाँ हाँ, 5-10 मिनट ऊपर लगा लेंगे, लेट भी तो स्टार्ट किया ना हमने। फिक्स्ड सम ऑफ मनी। उसके बाद हमारे पास है कोर्ट की कोई डिस्क्रिशन नहीं है, अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड, और यहाँ पर टाइम बार्ड है कि नहीं है वो मतलब नहीं है, नो रेलेवेंस। अब जैसे कि मैंने रेंट लेना है किसी से, क्या रेंट के लिए मेरे ओनर ने मेरे से सिक्योरिटी ले रखी है कि अगर आप रेंट नहीं दोगे तो मैं आपसे एक घर ले लूंगा, नहीं ना। तो रेंट हमारा एक्शनेबल क्लेम है। फिक्स्ड सम है, यहाँ पर कोर्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन यूज नहीं कर सकता, वो रेंट को कम ज्यादा नहीं कर सकते, जितना है उतना ही पे करना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड डेट है, तो आपके पास अगर किसी भी तरह के ऐसे एग्जांपल आते हैं कि आप बताओ कि दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन एक्शनेबल क्लेम और नॉट, तो आपने यस और नो बताना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एरियर्स ऑफ सैलरी इज एन एक्शनेबल क्लेम और नॉट। अब एरियर्स ऑफ सैलरी, सैलरी फिक्स्ड अमाउंट है, अनसिक्योर्ड अमाउंट है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं आएगी, कोर्ट कम ज्यादा नहीं कर सकती। टाइम बार्ड और वेदर नॉट, ठीक है, वो नॉट रेलेवेंट, तो दैट इज ऑल्सो एन एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम हमारे पास यहाँ पर चैप्टर 8 में डिफाइंड है। आपने एक्शनेबल क्लेम के पास किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने चैप्टर 8 को ओपन करना है, ठीक है, और फटाफट से क्वेश्चन ढूंढना बता देना। नेक्स्ट हमारे पास है नोटिस। अब जब भी हम टीपीए पढ़ते हैं ना, तो किसी भी तरह की जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन होती है तो उसके रिगार्डिंग आपने नोटिस देना होता है दूसरी पार्टी को। तो नोटिस का क्या मतलब है कि मैं कोई भी एक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने दूसरी पार्टी को बताना है। तो आप किस तरह से बता सकते हो, कोई प्रॉपर्टी मेरी पोजेशन में है, दैट इज नोटिस, ठीक है। अभी मैं क्लास ले रही हूँ, है ना, सबको पता चल रहा है कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी मेरी पोजेशन में है, तो ये मतलब एक नोटिस का काम कर रही है। ऐसे ही मैंने कोई रजिस्टर करा ली है चीज, जैसे अब हमारे पास आरसी होती है व्हीकल्स की, है ना, या एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट, आपने रजिस्टर करा लिया है उसको, तो आप उसको भी क्या बोलोगे कि वो भी हमारे पास एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। अब वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पब्लिक नोटिस है, जिस दिन से रजिस्ट्री हो गई तो कोई भी उसको ऑनलाइन चेक कर देता है तो वो पब्लिक के लिए नोटिस हो जाता है। ऐसे ही आपने किसी पर्सन के एजेंट को नोटिस दिया है तो उस पर्सन को नोटिस चला गया, है ना, एज पर्सन और हमारे पास प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होता है, तो वहां पर। अब चैप्टर 2 में हमारे पास है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड, कि आपने प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफर करना है। यहाँ पर बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज लिविंग पर्संस के बीच में ट्रांजैक्शन होगी।
और किस तरह से होगी कि अगर जो भी प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो उसके साथ उसकी इंसिडेंट साथ जाएंगे। अब घर बेच रहे हो तो कोई दरवाजे उतार के तो घर नहीं बेचेगा, इसके ये ऑपरेशन ऑफ लॉ में हमारे पास चला जाएगा। वट प्रॉपर्टीज में भी ट्रांसफर्ड, ये हमारे पास सेक्शन 6 में डिफाइंड है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर सकते हो, अनलेस आप जो प्रॉपर्टी आपको फ्यूचर में मिलेगी आप वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब कि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए मेरे पास एक गुड टाइटल होना जरूरी है, जब तक मेरे पास एक गुड टाइटल नहीं होगा तब तक मैं प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकती। ऐसे ही मैं अपनी सैलरी नहीं दे सकती किसी को, मैंने कोई ऑफिस होल्ड किए हुए मैं वो नहीं बेच सकती हूँ। राइट ऑफ री एंट्री, अब मेरे जो ऑनर है उन्होंने मुझे अपना घर किराए पे दे रखा है ना, तो वो ये तो नहीं कहेंगे ना कि राइट ऑफ फ्री एंट्री कि मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी, मेरे उन ओनर के भी हाफ पे कोई थर्ड पर्सन आएगा, नहीं ना बेच सकते, उन्होंने ही आना है, तो ये भी नहीं आएगा। अब मैंने कोई ऑफिस होल्ड कर रखा है ड्यू टू माय पर्सनल स्किल्स, मैं किसी और को नहीं ट्रांसफर कर सकती, क्योंकि वहां पर जिस पर्सन को मैं ट्रांसफर करूंगी क्या पता उसके पास वो स्किल्स ना हो। तो ये सब हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, हर तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, जो बस हमारे पास सेक्शन 6 में इन प्रॉपर्टीज को छोड़ के। और उसके बाद जब आप ट्रांसफर कर रहे हो ना, आपके यहाँ पर ट्रांसफर के लिए अगर कोई कंडीशन लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रांसफर कर रही हूँ अपना घर, मैं ए हूँ, बी को मैंने अपना घर बेचा जिसको हम कंडीशनल ट्रांसफर बोलते हैं, मैंने बोला कि आप ना इस घर को कभी भी सी पर्सन को नहीं बेचोगे। मतलब अब मैं प्रॉपर्टी बेच रही हूँ तो उस पर्सन के एब्सोल्यूट राइट्स होंगे, मतलब उसको 100% राइट्स मिलेंगे, उसको वो बेचे तोड़े डिस्ट्रॉय करे कुछ भी करे, ठीक है। तो अगर आप किसी भी तरह की कंडीशंस लगाते हो तो वो सब कंडीशंस वॉइड होंगी और आपकी जो ट्रांसफर है वैलिड होगी। यहाँ पर हमारे पास एक दो एक्सेप्शंस हैं कि वो क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। इन अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास दो घर थे, साथ साथ में बिल्डिंग है, ए और बी दो बिल्डिंग है, एक्स पर्सन ने वाई को बेचे हैं, उसने अपनी एक बिल्डिंग बी बेच दी है, उसने बोला कि आप ना बस मेरी दीवार के साथ साथ यहाँ पर कुछ मर्जी कर सकते हो, बट ये बस यहाँ पर ना पूल मत बनाना, क्यों? क्योंकि इससे जो दीवार है ना वो मतलब उसकी नींव वीक हो जाएगी और जिससे दीवार टूटने का खतरा रहेगा। बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए अगर किसी तरह की कंडीशन लगा रहे हैं तो वो सिर्फ वैलिड ट्रांजेक्शन है, अदरवाइज सभी हमारे पास वॉइड कंडीशन आ जाती है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर सेक्शन 13 में डिफाइंड है कि आपने जो प्रॉपर्टी है किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। जब हमने पढ़ा था किसी भी पर्सन को ट्रांसफर हो सकती है, तो सभी पर्सन आ जाते हैं। तो हमारे पास टीपीए में एक अनबोर्न का कंसेप्ट भी आता है कि आप अनबोर्न पर्सन को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो। वो कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल एक दादा अपने पोते को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं, बट वो अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो वूम्ब में है, ठीक है, या भी वूम्ब में भी नहीं है। तो यहाँ पर उन्हें पहले किसी पर्सन का लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर वो प्रॉपर्टी जो है उनके पास एब्सोल्युटली ट्रांसफर होगी। ये आ जाएगा रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। जिस पर्सन को आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है वो आपने परमानेंट ट्रांसफर करनी है। मतलब अनबोर्न को प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर करेंगे ना, यहाँ पर मैक्सिमम 18 साल तक के लिए उसके पास प्रॉपर्टी जाने से रोक सकते हो, इससे ज्यादा नहीं आप रोक सकते। तो अगर इससे ज्यादा की कोई कंडीशन है तो वो सब हमारी कंडीशन वॉइड होगी। वेस्टेड इंटरेस्ट हमारे पास और कंटिजेंट इंटरेस्ट दो टर्म्स होती है। वेस्टेड इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? जब आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी आपके पैदा होते ही वेस्ट कर जाती है, कोई भी राइट। अब मैं जॉइंट फैमिली में को पार्टनर हूँ तो मेरे पैदा होते ही मेरा राइट वेस्ट कर गया ना, तो वो हमारे पास है वेस्टेड इंटरेस्ट। और कंटिजेंट इंटरेस्ट क्या है कि कोई सिचुएशन के कोई एक फ्यूचर इवेंट के होने पे वो मुझे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी, तो वो मेरा कंटिजेंट इंटरेस्ट हो जाता है। यहाँ पर है नेक्स्ट एक इलेक्शन का क्वेश्चन। इलेक्शन में क्या है, ए पर्सन जो प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, बी पर्सन की प्रॉपर्टी को सी को बेच देता है। वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, बट एक्चुअली वहां पर होता क्या है ना कि प्रॉपर्टी बी की है, वो ए को ऑफर कर देता है कि मैं आपका घर बेचूंगा पर बदले में आपको कुछ पैसे दे दूंगा। तो यहाँ पर अब बी की ड्यूटी है कि उसको इलेक्ट करना है कि उसने घर रखना है कि पैसे रखने हैं। वो ये नहीं कि वो सेम टाइम पे दोनों चीजें रखेगा कि मैं घर भी रखूँ पैसे भी रखूंगा, नहीं, उसने सिर्फ देखना है, इलेक्ट करना है, चूज करना है। ऐसे ही हमारे पास इसमें नेक्स्ट है अपॉर्शनमेंट ऑफ बेनिफिट्स। हमारे पास सेक्शन 36-37 इसमें बोला है कि अगर जो आपने पेमेंट देनी है ना, पीरियोडिकल पेमेंट्स किसी को पे करना है, उस केस में आप किस तरह से पेमेंट करोगे। कि मतलब अपॉर्शनमेंट का मतलब है कि आपने डिवाइड कर दिया पेमेंट को इंस्टॉलमेंट्स में हमारे पास जाएगी।
हमारे पास इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन बन सकता है ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल ओनर मतलब बेनामदार होल्डर। बेनामदार होल्डर क्या है? कोई पर्सन जब ब्लैक में प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो अपने नाम नहीं करा सकता, किसी दूसरे पर्सन के नाम प्रॉपर्टी करा देता है। तो बट जब बायर है ना, बायर को ये सब कुछ इन्वेस्ट करना है कि जो पर्सन है, जो प्रॉपर्टी जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, उसके पास उसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट सिचुएशन देख के लगता है इसके पास पैसे तो है नहीं, प्रॉपर्टी कहाँ से आई इतनी अच्छी। तो उसने सब कुछ अच्छे से देखने के बाद वो डिफेक्टिव टाइटल में भी प्रॉपर्टी बेच सकता है अगर जो बायर है गुड इंटेंशन से खरीद रहा है। ठीक है, वो वाली सेल हमारी वैलिड सेल होगी। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। मतलब जिसके पास सिर्फ टाइटल है, बाकी उसकी देख रेख, पोजेशन वगैरह जो भी उसके ऊपर कंट्रोल है वो किसी और अनदर पर्सन का है। उसकी असेंट के साथ होने चाहिए जितने भी काम हमने करने हैं। एक हमारे पास इसमें है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर इज इन सेक्शन 53। 53 में क्या कहता है? एक पर्सन ने किसी की पेमेंट करनी थी, ए ने बी की पेमेंट करनी थी, बट वो बी को ये दिखाने के लिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, वो अपनी प्रॉपर्टी सी को बेच देता है और सी उससे गुड फेथ में खरीद लेता है। तो मतलब उसने बी को डिफीट करने के लिए प्रॉपर्टी बेची, है ना? तो जो ये ट्रांजेक्शन है ये वॉइड ट्रांजेक्शन है। इसकी दो एक्सेप्शंस क्या है? अगर सी ने गुड फेथ में खरीदी है ना, तो वो प्रॉपर्टी वैलिड ट्रांजैक्शन रहेगी प्रॉपर्टी की। या फिर जब हमें पता है कि जो जिसके पैसे देने हैं उसको पता है कि जो डेटर था ना जिसने प्रॉपर्टी बेची है उसके पास इतने पैसे हैं कि वो उसकी पेमेंट कर सकता है, उस केस में भी ये वैलिड ट्रांजैक्शन रहेगी। ये हमारा था चैप्टर 1 जिसमें से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अब इसके बाद हमारे पास है सेल्स। सेल में डिफाइन है सेल की डेफिनेशन, सेल कैसे करनी है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या फर्क है। एक होता है जो आपने इमीडिएट ट्रांसफर करनी है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में जो प्रॉपर्टी आपने फ्यूचर में बेचनी है। आपके राइट्स, लाइबिलिटीज बायर्स की, सेलर की, सब इस सेक्शन में डिफाइंड है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉर्गेज। व्हाट इज मॉर्गेज? सेल में आप एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर देते हो पोजेशन, ऑनरशिप, जो भी राइट्स हैं, इजमेंटरी राइट्स, बेनिफिटरी राइट्स, जो इंजॉयमेंट राइट्स, सब कुछ चला जाता है। उसके बाद हम मॉर्गेज। मॉर्गेज में क्या है? हमारे पास एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं है, स्पेशल ट्रांसफर है टेम्परेरी पीरियड के लिए। यहाँ पर मैंने किसी पर्सन से पैसे बोरो करे हैं और अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को उनके पास गिरवी रख दिया है। हमारे पास इसके टाइप्स है सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज का क्या मतलब है कि हाँ, प्रॉपर्टी को मैंने मॉर्गेज किया हुआ है, टाइटल डीड भी मेरे पास है, प्रॉपर्टी भी मेरे पास है, बट उनको जिन क्रेडिटर को पता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है। उसके बाद मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल की उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं ना करेगा डेटर जिसने पैसे लिए हैं तो क्रेडिटर उसकी कंडीशनल सेल करा देंगे। यूजोफ्रैक्चरी मॉर्गेज में क्या है? जहां पर एक पर्सन अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की पोजेशन जो क्रेडिटर को दे देते हैं, यूजोफ्रैक्चरी मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है? यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी साथ में दे देते हो। नेक्स्ट है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। आपने सिर्फ टाइटल डीड्स ही दी हैं, पोजेशन नहीं दी अपनी प्रॉपर्टी का। एनोमलस मॉर्गेज में क्या होता है? जहां पर आपके पास 2-3 तरह की मॉर्गेज का मिक्सचर हो जाता है। तो मॉर्गेज के राइट्स क्या है? रिडम्पशन, फोरक्लोजर, सेल, ये सब हमारे पास अगर किसी तरह का क्वेश्चन आता है तो हम चैप्टर 2 पे फटाफट से स्विच करेंगे। हमने सबसे पहले ना बेयर एक्ट का इंडेक्स देखना है। बेयर एक्ट का इंडेक्स देखो और फिर फटाफट से अंदर स्विच कर जाओ। ऐसे ही इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है जो वो है लीज। लीज का ड्यूरेशन, लीज का प्रीमियम। लीज का भी क्या मतलब है? किसी पर्सन को आपने प्रॉपर्टी दी हुई है बट यहाँ पर आप उससे रेंट चार्ज कर रहे हो एक फिक्स्ड, ठीक है। यहाँ पर लीज 2 पार्टीज होंगी, मॉर्गेज में 2 पार्टीज होंगी, सेल में 2 पार्टीज होंगी। कौन को सेल में कौन कौन सी? सेलर बायर, मॉर्गेज में मॉर्गेजर मॉर्गेजी, लीज में लेसी लेसर, ठीक है। यहाँ पर लेसर के राइट्स, लेसी के राइट्स, लेसर को क्या क्या ध्यान में रखना है और क्या क्या नहीं रखना है वो सब इसके अंदर डिफाइंड है। कब लीज खत्म होगी, कब तक कंटिन्यू रहेगी, यहाँ पर किस तरह से फॉरफिट किए जा सकते हैं राइट्स, ये सब इसके अंदर डिफाइंड है। एक्सचेंज पे जब हम जाते हैं तो एक्सचेंज का है, एक्सचेंज में अगर आप विद कंसिडरेशन एक्सचेंज कर रहे हो या विदाउट कंसिडरेशन। अगर आप विदाउट कंसिडरेशन चेंज कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, तो हम उसको गिफ्ट की कैटेगरी में देखेंगे और फिर गिफ्ट वाले टॉपिक पे स्विच कर जाएंगे। अगर आप कंसिडरेशन के बदले में कर रहे हो तो फिर वो किस तरह की कंसिडरेशन है, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ भी उसके बदले में आपने, तो ये हमारे पास सब एक्सचेंज वाले राइट्स आ जाएंगे। देन गिफ्ट। गिफ्ट को डिफाइन किया गया है। हाँ, यहाँ पर 2 पार्टीज होंगी, डोनर डोनी। डोनर डोनी डिफाइंड है। गिफ्ट कितने टाइप्स के हो सकते हैं? ऑनरस गिफ्ट, यूनिवर्सल गिफ्ट, ठीक है। ऑनरस गिफ्ट क्या है? किसी तरह का बर्डन गिफ्ट है,
ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जहां पर एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है ना, तो किसी दूसरे पर्सन को अगर एक्सेप्ट करनी है, या तो पूरा का पूरा गिफ्ट एक्सेप्ट करे या पूरा का पूरा रिजेक्ट करे। उसको ये नहीं है कि सिर्फ बेनिफिट्स रखूंगा और मैं अपने जितनी भी लाइबिलिटीज है वो नहीं रखूंगा। यूनिवर्सल डोनी भी क्या है, एक पर्सन ने अपनी जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज थी एक ही पर्सन को दे दी, तो उसको बोलते हैं कि मेरा यूनिवर्स उसके पास चला गया, तो ये दैट इज द यूनिवर्सल डोनी। ये हो गया। जो बस यहाँ पर है कि ये मोहम्मदन लॉ पे नहीं एप्लीकेबल होता टीपीए। नेक्स्ट इज एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का वही कि व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम इज अ फिक्स्ड सम ऑफ अमाउंट जो आपने किसी से रिकवर करना है, कैसे करना है, कब तक कर पाओगे, और उसके लिए क्या इसेंशियल्स है, रिटर्न में होना चाहिए, साइन होने चाहिए दोनों पार्टीज के, ठीक है। और फिक्स्ड सम ऑफ अमाउंट है, कोर्ट की क्या इसमें, आप इस तरह से यहाँ पे स्विच कर जाओगे। तो दिस इज अवर टीपीए। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, आप उनके नाम लिख लो। सबसे पहली जजमेंट हमारे पास है हरीश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये जो हमारे पास है, ये जजमेंट जाती है हमारे प्रियम्बल के साथ कि यहाँ पर इस जजमेंट में हेल्ड हुआ था कि टीपीए जो है बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज भी लगेगा। नेक्स्ट जजमेंट है शांतिबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। यहाँ पर ना कई चीजें होती हैं, जैसे हमने देखा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, ग्रोइंग क्रॉप्स, टिम्बर, ग्रास, ये हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है ना। तो इन्होंने देखा कि अब कई बार ना आपने ट्री लगा दिया, आपने काटना है, अगर काटने की इंटेंशन से लगाया तो वो मूवेबल है, अगर नहीं काटना तो वो इमूवेबल है। तो ये केस डिफाइन करता है इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। शांतिबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, दैट डिफाइंस इंटेंशन टू कट द ट्री। अगर काटना है, टिम्बर बन गया, टिम्बर को आप बेचोगे तो टिम्बर क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है संतोष जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। हाँ जी, ये हमारे पास है राइट टू फिशरी। कुछ ऐसे राइट्स जो हमारे ना जमीन से अटैच्ड होते हैं, अटैच टू द अर्थ, मतलब आपको वहां ही जाना पड़ता है फिशरी के लिए, हमें वहां ही जाना पड़ेगा। देखा जाए तो फिशरी मूवेबल है, आप उसको मूव कर सकते हो, बट वो राइट है जो, वो राइट तो मूवेबल नहीं है ना, आपको उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके ही फिशरी करनी पड़ेगी। तो ये केस ये डिफाइन करता है राइट टू फिशरी इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट केस है महादेव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। महादेव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। राइट टू टेक फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब आपने वही फ्रूट तोड़ दिया जंगल से, तो फ्रूट तोड़ने के लिए जंगल में ही जाना पड़ेगा ना, तो जंगल में जब आप उस राइट को क्रिएट करने जाओगे तो दिस इज ऑल्सो एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है अल्ताफ बेगम, ALTAF, अल्ताफ बेगम वर्सेस ब्रिज नारायण। ब्रिज, इसमें राइट टू गेट मेंटेनेंस। अब जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस तो आपको घर बैठे भी मिल सकता है ना, तो मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब फिक्स्ड नहीं है किसी चीज के साथ, क्योंकि मनी है, मनी क्या है, हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है, सोगा में डिफाइंड है। नेक्स्ट है संतलाल वर्सेस कमला प्रसाद। ये अटेस्टेशन के रिगार्डिंग है, जो अभी हमने अटेस्टेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि आई विटनेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मिनट, मैंने लिखी नहीं थी एक्चुअली, अभी नेट नहीं चल रहा, एक मिनट। नेक्स्ट लिखो जुगल किशोर वर्सेस रॉ कॉटन लिमिटेड। रॉ कॉटन लिमिटेड, रॉ कंपनी लिमिटेड। हमारे पास ना सेक्शन 5 जो डिफाइन करता था ना ट्रांसफर करनी है प्रॉपर्टी, वहां पर फ्यूचर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी की बात करता है, तो ये वो केस फ्यूचर और एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड है।
नेक्स्ट है वीएन सरीन वर्सेस अजीत कुमार। हाँ जी, हाँ जी। इसमें लिखा है पार्टीशन इज नॉट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि एक घर में आप पहले से ही रह रहे हो, वहां पर सिर्फ आपने हाफ हाफ शेयर ही तो लिया ना, ट्रांसफर तो नहीं किया। तो दिस इज ट्रांस। नेक्स्ट है मोहम्मदन रजा वर्सेस अब्बास बंदी बीबी। मोहम्मद रजा वर्सेस अब्बास बंदी BANDI बीबी। जो अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी ना कि कंडीशन अगर आप कोई लगाते हो प्रॉपर्टी पे बेचते वक्त, तो वो कंडीशन जो है वॉइड होती है और ट्रांसफर वैलिड होती है, ये उसके साथ जाता है केस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रिजेश दत्त वर्सेस दाता दीन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। ग्रिजेश दत्त वर्सेस दाता दीन, ये अनबोर्न के राइट्स के साथ जाती है। ग्रिजेश GIR DUTT दत्ता वर्सेस दत्ता दीन DATA दाता दीन DIN। ये अनबोर्न पर्सन के इंटरेस्ट से रिलेटेड है, सेक्शन 13-14। ठीक है, प्लस सेक्शन 16। नेक्स्ट हमारे पास है राजा बजरंग बहादुर वर्सेस ठाकुर भगत राज। ये भी अनबोर्न पर्सन के राइट से रिलेटेड है। इसमें बोला है कि अगर आप किसी पर्सन को ना, अनबोर्न पर्सन को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं ना देते, या उससे पहले वाला जो पर्सन है फेल्ड हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगी टू द ओरिजिनल ओनर। नेक्स्ट हमारे पास है कूपर वर्सेस कूपर। हाँ, COOPER। ये केस हमारे पास जाता है इलेक्शन वाले टॉपिक के साथ, जहां पर एक पर्सन ने चूज करना है कि उसने प्रॉपर्टी रखनी है क्या बेनिफिट्स को रखना है, सेक्शन 35। नेक्स्ट हमारे पास है जुमा मस्जिद वर्सेस जुमा मस्जिद कोडी मनी अंद्रा। KODI कोडी मनी MANI मनी अंद्रा ANDRA। ये बोलते हैं कि जब तक आपके पास प्रॉपर टाइटल नहीं है ना, डिफेक्टिव टाइटल है, तब तक आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, क्योंकि 6A में बोला है जब अभी आपको प्रॉपर्टी मिली नहीं है, आपको सिर्फ वेस्ट हुई है, हो सकता है आपके फादर विल बना के किसी और को बेच जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है बेलमे वर्सेस BELLAMY वर्सेस सबीने SABINE। ये हमारे पास है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस का केस। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस क्या कहता है ना कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, जब तक वो डिस्प्यूट चल रहा है आपने उस प्रॉपर्टी को बेचना नहीं है। अगर आप बेच देते हो तो जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी खरीदी है उसका डिफेक्टिव टाइटल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे हाँ, कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ। नेक्स्ट हमारे पास है प्रबोध कुमार दास वर्सेस दंतामारा टी कंपनी। हाँ, यहाँ पर हाँ जी, टी कंपनी। ये सेक्शन 53A के साथ जाती है, जहां पर पार्ट परफॉर्मेंस की बात होती है। इसमें क्या बोलते हैं कि जितने पैसे आपने दे दिए हैं उतने प्रॉपर्टी राइट्स आपको मिल जाने चाहिए। किसी पर्सन ने पूरी प्रॉपर्टी खरीदने की बात करी है, बट अभी उसने पैसे दिए आधी प्रॉपर्टी के, तो आधी प्रॉपर्टी अपने नाम रजिस्टर कराए और उसको यूज करना स्टार्ट कर दे। दिस इज रीड विद सेक्शन 53A that shield section 53 is used as shield and not as a sword। हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास केस है पंडित चुनचुन झा वर्सेस हाँ जी CHUN वर्सेस शेख इबादत अली। ये मॉर्गेज के रिगार्डिंग है। कोई पर्सन जिसने मॉर्गेज करी है वो पैसे देके अपनी प्रॉपर्टी को वापस खरीद सकता है, ऐसी कंडीशंस के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट है सोपन वर्सेस सैयद नाबी। बस 5 एक और रह गए। सोपन वर्सेस सैयद नाबी।
ये भी मॉर्गेज के रिगार्डिंग है केस। नेक्स्ट लिखो आनंद मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये ना जो हमने राइट टू फिशरी किया था ना पहले, राइट टू फिशरी लिखा है ना इससे पहले, संतोष जायसवाल जजमेंट, ये आप उसके साथ भी बेशक ऐड कर दो कि आनंद मेहरा वर्सेस, ये इसमें भी यही लिखा है कि जो राइट टू फिश है बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ लैंड है, तो दस दिस इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जजमेंट नंबर 3 संतोष जायसवाल। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास इंटेंशन वाला जो ही केस है उसके साथ एक और केस है डनकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डनकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टेट ऑफ यूपी, कि आपने किस प्रॉपर्टी को मूवेबल और इमूवेबल ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल मेरी रेंटल प्रॉपर्टी मैंने खरीद रखी है और वहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे मैंने जाकर कोई मोटर फिक्स करा दी है। अब आप उस मोटर को किस इंटेंशन से लगा रहे हो कि आप उसको मूवेबल कंसीडर करोगे क्या इमूवेबल कंसीडर करोगे, ठीक है। उसके साथ हाँ जी, हाँ जी, शांता भाई वी हैव ऑलरेडी डन। एक लिख लो रोशर वर्सेस रोशर, ये केस भी कंडीशंस के साथ जाता है। रोशर SROSHER कंडीशंस के साथ। कोई डाउट? थैंक यू, वी आर एंडिंग द सेशन।